नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। 1994 में एक रैली हुई थी, कुर्मी महाचेतना रैली हुई थी और जिस रैली के अगर कहा जाए कि जो मुख्य कोई नेता उभर के सामने आया था, तो वो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। लेकिन उस वक्त एक बड़ा चेहरा थे जिन्होंने पूरी रैली को एक अलग रूप दिया था, जिनका नाम था सतीश जी। उन्हीं की सुपुत्री से आज हम लोग मिलेंगे, शबनम लता जी से, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन दिनों वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में सक्रिय हो रही है। साथ ही साथ वो महिला विकास मंच में भी बहुत सक्रिय हैं और बहुत सारे मुद्दों पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चौकस भारत में मैम स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। अच्छा, शुरुआत करते हैं। राजनीति में आपका पहले से ही परिवार सम्मिलित रहा है, जी, जी। लेकिन अब आप दोबारा राजनीति में आ रही हैं और जो महिला विकास मंच के थ्रू आप काम करती हैं, तो ये अचानक राजनीति में आने का या महिला विकास मंच से जुड़ के जो महिलाओं के लिए काम करने का एक्सपीरियंस रहा है, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, राजनीतिक जीवन मेरे लिए नया तो नहीं है। मैं बचपन से इस माहौल में रही हूँ। भले मैं राजनीति में आई बहुत लेट से हूँ, क्योंकि एक महिला के लिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी उसकी घर होती है। बच्चों को बड़ा करना, घर सँभालना। तो शौक़ मुझे बचपन से था, क्योंकि मैं इसी परिवेश में पली-बढ़ी हूँ। मैंने अपने पापा को देखा है हर चीज़। तो शौक़ बचपन से था। अभी अब थोड़ी ज़िम्मेदारी घर की पूरी हो गई, तो मैं सोची कि जो शौक़ है उसको अब पूरा करते हैं, लोगों के लिए कुछ करना है। जिनके लिए समय हमेशा से पापा लड़ते आए, जिस कार्य को मैं सोची कि मैं आगे बढ़ाती हूँ इसको, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं राजनीति में आई। अच्छा, महिला विकास मंच से जुड़ी आप, उसके लिए भी आप बहुत सारा काम करती हैं और आए दिन महिलाओं को जो प्रताड़ना झेलना पड़ता है या महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार होता है या बहुत जगह पे महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाता है, जो महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन आप दिलाने का एक कोशिश में एक हक के लिए उनकी लड़ाई करती है, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक महिला के लिए फ़ाइट करना? देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिला हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि महिलाओं को हक मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी आवाज़ ही मैं बनना चाहती हूँ, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, जो आगे बढ़ नहीं सकती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जो अपनी आवाज़ को उठाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो दब जाती हैं, बहुत सारी ज़रूरतों से पीछे रह जाती हैं। मैं उनकी आवाज़ बन के आगे आना चाहती हूँ और चैलेंजिंग तो है ही, हर कदम-कदम पे चैलेंज है। वेद में बोला गया, नारी तू नारायणी है। लेकिन समाज में कहाँ बराबर का हक मिल रहा है। समाज में मानसिकता ऐसी है, अब उनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, उनकी मानसिकताओं को बदलने की ज़रूरत है। ऐसे संविधान में भी महिलाओं को बराबर का हक की बात किया जाता है। तो हम जैसे लोगों की आम जैसे लोगों के लिए महिलाओं के प्रति जो सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो हम जैसे महिलाओं को तभी आगे आएँगे, जब उनकी सोच बदलेगी। तो मैं इस पे काम कर रही हूँ, इसीलिए देखती हूँ अब आगे और कितना चैलेंज है। क्या बात। अच्छा, अभी हाल-फिलहाल में जो बिहार में चल रहा है, शेल्टर होम्स को लेकर के, हालाँकि पहला मुद्दा नहीं है, हर बार खड़ा होता है मुद्दा, हर बार चीज़ें सामने भी आती हैं, बयानबाज़ी भी होता है, लेकिन फिर मुद्दा कहीं न कहीं दब जाता है। फिर उस चीज़ को कोई उठाता नहीं है, कुरेदता नहीं है जब तक नया मुद्दा नहीं खड़ा हो जाता है। तो महिला विकास मंच इस सब चीज़ों पे कितना फ़ोकस रहती है और आप इस सब चीज़ को कितना फ़ोकस देखती हैं कि ये सब चीज़ ज़रूरी है, कि दोबारा मुद्दा सही से बाहर आना चाहिए और उसके साथ इंसाफ़ होना चाहिए? महिला विकास मंच इसके लिए तो बहुत आवाज़ उठाई, वो तो मैंने अभी अभी मैं भी बहुत इसमें अग्रसर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मैंने। लेकिन मुझे लगता है ये प्रशासनिक और सरकार की तरफ से जो इतने सारे शेल्टर्स होम के संचालित करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, ये सब कार्य नहीं कर रही है। पता नहीं कहाँ पे कमी है। बहुत सारी है, जैसे करोड़ों करोड़ रुपया आता है इनके समाज शेल्टर होम के लिए कार्य करने के लिए, उनको सुधार करने के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। पर वो लड़कियों के मतलब अभी क्या है ना कि ऐसे एक शेल्टर होम नहीं है, कितने हजारों हैं बिहार में ऐसे शेल्टर होम्स, जहाँ पे सुधारगिरी तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी, क्योंकि इनको अगर लड़कियों को इस तरह से देह व्यापार में अगर ढकेल दिया जाएगा, तो हमारे समाज और महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। शेल्टर होम की लड़कियों को, जो इतनी छोटी छोटी लड़कियां हैं, जैसे अभी एक लड़की बयान दिया गया करके, मैं तो उससे मिली भी, काफ़ी दिन 2-3 बार मिली, मैं उसकी बात को सुनी।
तो जो स्थिति है, इसके ज़िम्मेदार तो थोड़े बहुत तो सरकार भी हैं। हालाँकि उनके तरफ से तो बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, इसकी योजना बनाई जा रही है। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी लोग भी इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि उनका बात भी नहीं सुनते हैं, उन पे एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाते हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन ऐसे-ऐसे पदाधिकारियों तो मुझे तो लगता है कि इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए अच्छे से, और मैं माँग भी करती हूँ। और अगर कार्रवाई होगी, तभी आगे क्या शायद ये इस पर ध्यान देंगे कि ऐसे सुधारगिरी में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनका सामाजिक शोषण, मानसिक शोषण नहीं हो, शारीरिक शोषण नहीं हो। उनको जो देह व्यापार में धकेला जा रहा है, एक स्वच्छ समाज कैसे फिर मिलेगा? जब वो बाहर निकलेंगी तो क्या हमारे समाज को देंगी? फिर हमारा समाज उनको क्या देगा? सोचने वाली बात है ना। अच्छा, कहीं न कहीं ये सारे अगर ऊपर से या नीचे से देखा जाए, तो प्रशासनिक और इसमें नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बिल्कुल। कि अगर प्रशासन चाह ले और नेता चाह लें, तो इसका जड़ निकाल सकते हैं या इसका सॉल्यूशन आम जनता को दे सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ प्रशासन चुप्पी साधे बैठती है, वहीं नेताओं का नाम आता है कि वो इस कांड में सम्मिलित हैं, कोई इस कांड में सम्मिलित है, तो उन दोनों के बीच में असमंजस चलता रहता है, जब एक नहीं हो पाते, तो फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा जनता को? सबसे पहले तो आपको मानसिक सोच बदलनी होगी लोगों को, कि महिलाओं के प्रति जो वो लोग जो भोग का वस्तु समझ रखे हैं उन लोगों ने जो समझा है, उनको उनकी सोच को बदलनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। इसीलिए महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पाता है ना। उनकी तो हर जगह उत्पीड़न होती है, अब चाहे सुधारगिरी हो, चाहे आप ऑफिस में लें या फिर घर में भी लें। यही हम नारी को नारायणी कहते हैं, जहाँ पे बराबर का ना सम्मान है और ना ही कोई हक है। जो जितने भी कानून बनाए गए हैं, इनको अब ज़मीनी तौर पे उतारने की ज़रूरत है, और ये सरकार के साथ-साथ ये हमारी भी दायित्व है कि हम एक अच्छा समाज का निर्माण करें, और उसके लिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब प्रशासनिक सुधार तो करना ही पड़ेगा, प्रशासनिक वाले लोग को तो मतलब उनको ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये कैसे सही चलेगा। सुधारगिरी हो, शेल्टर हो, इस तरह से हज़ारों हैं, बिहार में तो भरे पड़े हैं। आज यहाँ हुआ, इसको दबा दिया गया, कल उसको भी दबा दिया जाएगा, दूसरी जगह से उठाएँगे हम आवाज़ तो। लेकिन ये तो ज़मीनी तौर पे इन पे काम करना पड़ेगा, कि नीचे से जो ऊपर तक पूरा जो खराब स्थिति है, इनको सही करने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा कि एक तो पहले मानसिकता भी बदलनी होगी लोगों को। कहीं न कहीं आप भी राजनीति में अब सक्रिय हो चुकी हैं, आपने चुनाव भी लड़ा शेखपुरा से, जिला परिषद का, हालाँकि 400 वोटों से आप रह गईं, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मेरा मानना है, क्या सबका मानना है कि एक नेता वही होता है जो जन-जन के लिए काम करे। तो आप आ रही हैं दोबारा पॉलिटिक्स में, सक्रिय हो रही हैं और निर्दलीय आ रही हैं, अब किसी पार्टी के थ्रू नहीं आ रही हैं, तो एक प्रेशर कम रहता है कि पार्टी जो बोले वही करना पड़ेगा। एक आप अकेले आ रही हैं, निर्दलीय आके काम करना, तो कितना सहयोग मिलेगा आपको और आप कितना सहयोग जनता को दे पाएँगी राजनीति में घुसने के बाद? देखिए, सबसे पहले मैं निर्दलीय तो हूँ नहीं अभी। मैं अभी कोई पार्टी नहीं जॉइन किया मैंने, हुँ। क्योंकि मुझे सबके लिए, आम जनता के लिए लड़ना है। तो वो मैं तभी लड़ सकती हूँ जब एक मैं इंडिविजुअल रहूँ जब तक। हाँ, अगर कोई पार्टी मुझे मौका देगी आगे बढ़ने के लिए, आगे महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तो मैं ज़रूर उसमें जाऊँगी। लेकिन उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगी। निर्दलीय में क्या कर पाऊँगी? मुझे तो कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है, उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। तो उसके लिए मुझे भागीदारी तो चाहिए ना राजनीति में। तो देखते हैं, निर्दलीय तो लड़ना होगा तो वो भी लड़ेंगे। और लड़ने के लिए जो मतलब अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है, तो मुझे लड़ने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस मैं लोगों के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए और अपने हक के लिए मैं लड़ूंगी। उसके लिए चाहे निर्दलीय आना पड़े, चाहे पार्टी में आना पड़े, चाहे जो भी करना पड़ेगा। अच्छा, कितना चैलेंजिंग होता है एक गृहिणी को घर से निकल कर के क्षेत्र में जाना और क्षेत्र में हर घर में जा कर के लोगों से बात करना, उनके दुःख दर्द को समझना, फिर उनके लिए आवाज़ उठाना, खड़ा होना, कितना चैलेंजिंग होता है एक औरत के लिए? ये तो बहुत काफ़ी चैलेंज है। बट जब गांव में जब मैं घूम रही थी इलेक्शन में, तो जब मैं लोगों से मिलती थी, तो मैं घर भूल जाती थी, क्योंकि उनका जब मैं दुख देखती थी, उनका तकलीफ मैं देखती देखती थी, तो मैं भूल जाती थी कि कितना चैलेंज है। मुझे लगता था ये तो बहुत कम शुरुआत है, मेरे लिए बहुत कम चैलेंज। उनके लिए इनफैक्ट ज़्यादा चैलेंज है, जो जिनके पास मैं जाती थी, जिन महिलाओं से मैं मिली, युवाओं से मिली। गांव-गांव में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। बच्चे जो मतलब 18-20 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, सब गाँव में बैठ के ताश खेल रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये सब चीज़ देख कर के मेरा चैलेंज बहुत कम, छोटा लगने लग जाता है।
कि मैं तो सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के आ रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं दिन-दिन भर घूमती थी और मैं लोगों के बीच में रहती थी, शाम होते तो मैं भूल जाती थी कि मेरा घर भी है, क्योंकि उनका दुःख-तकलीफ़ मेरे लिए ज़्यादा बड़ा दिखता था। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत पीछे हैं, अ, बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। सरकार तो प्रयासरत है ही, लेकिन साथ-साथ हम सबको साथ ये प्रयास करना होगा कि ये सब जो भी उनको सुविधा है, उनके लिए जो रोज़गार दिया गया है, उन तक पहुँचाया जाए। उनको समझ नहीं आता है कि उनको करना क्या है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं, लेकिन किन्हीं को समझ नहीं आता है ना, क्योंकि उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी बेरोज़गारी कम करने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ। तो मैं उस पे काम करूँगी, काम करती हूँ, चैलेंज तो काफ़ी है, देखते हैं। आने वाला जो समय रहेगा, जो यूथ एक है और जो गांव के लोग हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सहयोग होने वाला है? और आपसे लोग जुड़ने के लिए आप कैसे आप तक लोग पहुँचे, ताकि उनका वो जो महिलाएं हैं जो प्रताड़ित होती हैं, या जो गांव के लोग हैं जिनके पास किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, सरकार तक कोई बात पहुंचानी है, क्योंकि आप एक ऐसी हैं कि लोगों को प्रॉब्लम्स को सामने ला करके उसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं। तो आने वाले टाइम के लिए लोगों के लिए आपने क्या एक रोड मैप तैयार किया है जो लोगों को बड़ी आसानी से मिलने वाला है? अ, देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं जब अभी जिला परिषद का मैंने जब चुनाव लड़ा, तो मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। मुझे नहीं लगता है शायद जिला परिषद में इतना कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। तो मेरा वही है कि मैं फिर से जाऊंगी, डोर टू डोर कैंपेनिंग करूंगी, किनका क्या प्रॉब्लम है, किनका क्या सिचुएशन, उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी, पूरा टीम गठन करूंगी। उसके बाद उस पर वर्कआउट करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। गांव के बच्चों के साथ बैठूंगी, जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनसे समस्या समझने की कोशिश करेंगे। उनके लिए जो भी योजना वगैरह उनको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी दिमाग में चल रहा है, अभी देखते हैं आगे और क्या क्या करेंगे। सही। बाकी एक ही इंटरव्यू में अगर सब कुछ आपको मिल जाएगा तो दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मुलाकात करेंगे। आपने इतना समय दिया मैम, आपके लिए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अब बाकी आगे का क्या रोड मैप होगा, आगे मैम क्या फ़ैसला लेती है, किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में उतरती है, और साथ में जो महिला विकास मंच के द्वारा ये काम कर रही है, बहुत सराहनीय है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक देखते रहिए चौकस भारत। नमस्कार।